Good morning, student. Welcome to the part number 8, the making of global world. This topic belongs to the Great Depression, and we read about the world and India relation with the Great Depression. Let's see. The Great Depression began around 1929 and lasted till mid 1930. And during this period, most part of the world experienced catastrophic decline in production, employment, income, and trade. तो बेटा हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, याद होगा बेटा, वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई बट शॉर्ट पीरियड के लिए प्रोडक्शन बढ़ा, डिमांड्स बढ़ी. बट हम बात करते हैं जो हमने शायद एक एग्रीकल्चर का ओवर प्रोडक्शन पढ़ा था, याद हो तो, राइट. क्योंकि वॉर टाइम में यूरोप में एक्चुअल कहीं ना कहीं हम कहते हैं डिस्टर्ब हो गई थी, मेनली स्टेपीज में जो व्हीट ग्रेनरी है, तो उसकी जगह यूएस, अमेरिका में, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया था और तीसरा था कनाडा. इन एरियाज में एक्चुअल स्टार्ट हो गई थी. जैसे वॉर एंड हुई तो इसके बाद हम बात करते हैं सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, और वो भी एक बड़ा कॉज था इस डिप्रेशन का, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जब बड़ी स्केल पे सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो ग्रेनरी के रेट्स गिर गए बेटा, ठीक है. और उसका सीधा इफेक्ट हम बात करते हैं फार्मर्स पे पड़ा, और वो धीरे धीरे एक ग्रेट डिप्रेशन में कन्वर्ट होता चला गया. देखिए वो सारा सीक्वेंस स्टोरीज में दी है. तो हम बात करते हैं 29 to 30 जब डिप्रेशन रहा तो उस टाइम प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम और ट्रेड इन सब में स्पीडली कास्टोग्राफी बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ. एंड द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन वेरिड अक्रॉस द कंट्री, और इसका टाइम हर जगह थोड़ा वेरी भी करता है. डेवलपिंग कंट्री में जल्दी आया और डेवलप कंट्री लास्ट में इससे हिट हुए 30s के आसपास, यूएस टाइप. बट इन जनरल एग्रीकल्चर रीजन एंड कम्युनिटीज वर वर्स्ट अफेक्टेड. तो ये रीजन दिया है क्योंकि यहीं से इसका स्प्रेडिंग हुआ था बेटा. तो ये सब ज्यादा इफेक्ट हुए, और मेनली इसमें डेवलपिंग कंट्री से. दिस वाज बिकॉज द फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइस वाज ग्रेटर एंड मोर प्रोलॉन्ग्ड देन दैट इन प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड. तो एक्चुअल के प्राइस ज्यादा गिरे और उसकी वजह से सबसे पहले इफेक्ट हुए, इसके बाद इंडस्ट्रियल गुड्स इफेक्ट हुए. देखिए द डिप्रेशन वाज कॉज्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर. तो इसमें कई फैक्टर्स मिले जुले थे. वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ फ्रेगाइल द पोस्ट वॉर इकोनॉमी वाज. एंड फर्स्ट, अब मैं रीजंस दिए हैं. नंबर 1 इनको नोट कर लेना पॉइंट वाइज. एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेन ए प्रॉब्लम. सबसे बड़ी समस्या यही थी कि यहाँ प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन हो गया था. दिस वाज मेड वर्स फॉर फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइस एज प्राइस स्लम्प्ड एंड मेड वर्स बाय एन एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन. फार्मर्स ट्राई टू एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड ब्रिंग ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस टू मार्केट टू मेंटेन देयर ओवर इनकम. अब देखिए इसमें साइक्लिक एक समस्या दी है कि जैसे एक पर्सन है जिसके पास 10 हेक्टेयर लैंड है, वो प्रोडक्शन ग्रो कर रहा है और रेट आधे गिर गए, तो उसने क्या किया, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, सेम रखने के लिए उसने 20 हेक्टेयर पे एक्चुअल कर दी और प्रोडक्शन बढ़ा दिया. रेट 1/4 गिर गए, इनकम फिर आधी हो गई. ऐसे उसने प्रोडक्शन बढ़ा के अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश की, बट उससे वर्ल्ड मार्केट कहने की तेजी से इफेक्ट हुआ. रेट्स और ज्यादा गिर गए ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से. दिस वर्सन द गर्ट इन द मार्केट एंड पुशिंग डाउन प्राइस इवन फर्दर. फार्म प्रोड्यूस रॉटन फॉर ए लैक ऑफ बायर. और इवन उनका अनाज सड़ने लग गया, कोई बायर नहीं था. बात समझ में आ गई. तो ये एक फार्मर्स ने, बड़े फार्मर्स का इसमें बहुत बड़ा, हम कहते हैं कि नहीं, बड़ा कॉज था. उन्होंने प्रोडक्शन, अपनी इनकम रेज करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा दिया था ज़्यादा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया उतना ज़्यादा सरप्लस बढ़ता गया, रेट उतने ज़्यादा गिरते रहे. चलिए सेकंड रीजन पढ़ते हैं हम. इन मिड 1920 मैनी कंट्री फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू द लोन फ्रॉम यूएस. और 20s के आसपास वर्ल्ड वॉर के टाइम हम बात करते हैं, यूएस ने बड़ा फाइनेंस किया था. और आपने एक लाइन पढ़ी थी, वो अब क्रेडिटर बन चुका था. डेप्टर से क्या होता था, क्रेडिटर बनी, उधार देने वाला बन चुका था. तो इसके लोन पे बहुत से लोगों, कंट्रीज ने डेवलपमेंट किया था. एंड व्हेन द गोइंग वाज गुड, यूएस ओवरसीज लेंडर पैनिक्ड एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल इन फर्स्ट हाफ ऑफ 1928. अब हम बात करते हैं 1928 की, जब वर्ल्ड इकोनॉमी धीरे धीरे इस क्राइसिस में जाने लगी, ग्रेट डिप्रेशन में. तो क्या हुआ देखिए, क्योंकि अधिकतर जो डेवलप कंट्री है, मेनली यूरोपियन कंट्रीज है, उन्होंने कहीं ना कहीं यूएस से फाइनेंस लिया था. Overseas loan amount over 1 billion. A year later, it was 1/4 of the amount, and countries that depend crucially on US loan now face an acute crisis. और जब इकोनॉमी डाउन हुई, ग्रेट डिप्रेशन आया, तो यूएस ने अपना लोन देना बंद कर दिया. इवन जो लोन पेड गया हुआ था उसको रिटर्न करने के लिए उन्होंने अदर डिफरेंट कंट्रीज पे फोर्स किया, और इससे कहीं ना कहीं इनकी कंट्रीज की हालत और खराब हुई. देखिए द विड्रॉल ऑफ लोन. अब यूएस ने अपने लोन विड्रॉ किए, अफेक्ट मच द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इससे भी बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ वर्ल्ड को. डिप्रेशन जो है 28 के बाद स्पीडली बढ़ता गया और मैक्सिमम मार्केट फेल होते गए.
इन यूरोप इट लेड टू फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक्स, और जैसे ही उन्होंने विड्रॉ किया अपना पैसा यूरोप से तो बहुत से बैंक्स कोलाप्स हो गए. करेंसी सच एज ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग इन लैटिन अमेरिका एंड एल्सवेयर इंटेंसिफाइड द स्लम इन एग्रीकल्चर एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस. तो हम कहते हैं कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल प्राइसेस गिर गए, बैंक्स क्लास हो गए, क्योंकि उनका पैसा रिकवरी पॉसिबल थी नहीं बेटा. द यूएस अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी इन डिप्रेशन बाय डबलिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑल्सो डिल्ट अनदर सर्व ब्लो टू द वर्ल्ड ट्रेड. अब यूएस ने लास्ट हम कहते हैं 29 के आसपास अपने को बचाने के लिए दूसरे देशों का जो प्रोडक्ट उनके यहाँ सेल होना था उस पर बेटा उसमें टैरिफ बढ़ा दिए, टैक्स लगा दिए, ताकि उसका सामान बिके, बाहर का सामान ना बिके. राइट. इससे भी जो कंट्रीज कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में डिपेंडेंट थे, यूएस में अपना सामान बेचते थे, उनका डिप्रेशन और ज्यादा हार्ड होता गया और वो इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ तेजी से बढ़े. ठीक है. तो इससे देखिए दो रीजन दिए यूएस से रिलेटेड यहाँ. पहला तो उसने अपने लोन्स को क्या किया था, विड्रॉ किया था. दूसरा हम बात करते हैं उसने इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी थी, जो बाहर से सामान उसमें ड्यूटीज एंड टैक्स बढ़ा दिए. इससे भी पूरा वर्ल्ड ट्रेड कहीं ना कहीं धराशायी होता चला गया. आगे देखिए, द यूएस वॉज ऑल्सो द इंडस्ट्रियल कंट्री एंड मोस्ट सेवरली अफेक्टेड बाय द डिप्रेशन. और लास्ट में हम कहते हैं जब पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हुआ, लास्ट में यूएस भी इससे इफेक्ट हुआ. इसकी स्टोरी दी देखिए. With a fall in price and prospect of a depression, US bank had also slashed domestic lending and called back loans. अब US बैंक ने US के अंदर से भी अपना जो पैसा फाइनेंस है, US में लोगों ने लोन लिए हुए थे, उनको रिटर्न करने के लिए फोर्स किया. राइट. एंड फार्म्स कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट. और इवन यूएस में फार्म्स के जो रेट गिर चुके थे उनके प्राइसेस, तो वो फार्म्स भी कहीं ना कहीं अपने लोन्स कंप्लीट नहीं कर पाए, ना अपना हार्वेस्ट सेल कर पाए. एंड हाउस होल्ड वर रन and business collapsed and faced with falling income. Many households in US could now not repay what they had borrowed. शायद हमने पीछे याद होगा मास प्रोडक्शन में पढ़ा था बेटा, लोगों ने किस्तों पे यानी मंथली या 6 मंथ पे अपने बहुत सी चीजें बैंक्स के थ्रू फाइनेंस की थी, कार है और लग्जरी आइटम्स है. ठीक है. अब वो उन चीजों को पे नहीं कर पाए. ऑटोमेटिकली यूएस के बैंक्स भी धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार हुए. देखो, and were forced to give up their homes and cars and other consumer durable. The consumerist properties of 1920 now disappear in puff of dust. तो कंज्यूमर प्रॉस्पेरिटी यानी हम बात करें ना, वो फ्रिज, मिक्सी, टीवी और इन चीजों का जो बड़ी स्केल पे प्रोडक्शन हुआ था, मास प्रोडक्शन कार वगैरह का, अब वो बेटा कंज्यूमरिस्ट प्रॉस्पेरिटी थी वो 1920 वाली पफ ऑफ डस्ट मीनिंग धूल के गुबार की तरह उड़ गई. राइट. जैसा एकदम से मार्केट में आया था, जो तेजी बढ़ी थी, वो खत्म हो गई. एज अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट, पीपल टर्स लॉन्ग डिस्टेंस लुकिंग फॉर एनी वर्क एंड वुड कुड फाइंड. अब जैसे इंडस्ट्रीज बंद होने लगी तो एम्प्लॉयमेंट हो गया बेटा. अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग बहुत दूर दूर ट्रैवल कर रहे थे वर्क की तलाश में. राइट. अल्टीमेटली द यूएस बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ कोलैप्स. लास्ट में बात करते हैं, क्योंकि बैंक्स का जब पैसा रिटर्न वापस नहीं आया तो उनके जो जिनका पैसा था उन्होंने विड्रॉ करने की कोशिश की, तो लास्ट में बैंक सिस्टम फेल हो गया, उन्होंने कोलैप्स हो गया और बैंक शटडाउन हो गए. अनेबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट, कलेक्ट लोन एंड रीपे डिपॉजिटर्स, थाउजेंड ऑफ बैंक्स वेंट बैंकरप्ट एंड वर फोर्स्ड टू क्लोज. तो दिवालिया निकल गया और लास्ट में उनको बंद करने पड़े. द नंबर आर फिनोमिनल. बाय 1933 ओवर 4,000 बैंक्स हैज क्लोज एंड बिटवीन 1929 to 32 अबाउट 1,10,000 कंपनीज हैड टू कोलैप्स. तो लगभग 1 लाख से ऊपर कंपनीज बंद हो गई, 4,000 से ऊपर बैंक बेटा कोलैप्स हो गए. ठीक है. ये डाटा दिया हुआ है, इसको देखें एक बार. By 1935, a modest economic recovery was underway in the most industrial country, but the Great Depression wider effect on the society, political, industrial relation, and on people mind proved mood endured. ठीक है. तो 35 के बाद कुछ कंट्री जो इंडस्ट्रियल कंट्री थे उनका फिर से डिमांड बढ़ी, उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, उन्होंने थोड़ा जल्दी कवर अप किया इसको. बट पूरा वर्ल्ड हम बात करते हैं बेटा, लगभग 2-3 डिकेड तक ये सफर किया इस ग्रेट डिप्रेशन से. अब बात करते हैं ग्रेट डिप्रेशन है इंडिया. इंडिया में इसका इफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया में बात करते हैं बेटा, हमारी सबसे ज्यादा इकोनॉमी सारी एक्चुअल पे बेस है और इंडिया में उस टाइम फार्मर्स थे और ब्रिटिश रूल था हम कह सकते हैं. तो इंडिया में भी फार्मर्स बड़ी स्केल पे हिट हुए और उसका एग्जाम्पल दिया इसमें. देखिए, if you look at the impact of depression on India, we realize how integrated the global economy had become by early 20th century. तो इंटरलेशन ग्लोबलाइजेशन का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब यूरोप और अमेरिका में डिप्रेशन आया तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ा, इवन इंडिया से पड़ा. देखिए, द ट्रेमर ऑफ द क्राइसिस, वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर क्विकली रिलेटेड टू अदर पार्ट, अफेक्टिंग लाइफ, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी वर्ल्ड वाइड. तो समाज, इकोनॉमी, लाइफ सब चीज इनसे इफेक्टेड थी. इन 19th century, as you have seen, colonial India had become एन एक्सपोर्टर ऑफ एक्चुअल गुड. तो उस टाइम हम भी एक बड़े एक्सपोर्टर थे एक्चुअल गुड्स के.
मेनली यूरोप में कैश क्रॉप्स इंडिया से जाती थी, ओके, व्हीट जाता था, तो काफ़ी चीज़ें जाती थी। गुड एंड इम्पोर्टर तो मैन्युफैक्चरर्स, और हम मैन्युफैक्चर के इम्पोर्टर थे, यानी एक बड़ा मार्केट भी थे, तो वहाँ के लोग फिनिश गुड यहाँ सेल करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, ठीक है। देखिए, द डिप्रेशन इमीडिएटली इफेक्ट द इंडियन ट्रेड एंड इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नियरली हाफ बिटवीन 1920-34। तो हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों हाफ होगा। क्यों? जब यहाँ लोगों की इनकम नहीं तो वो बाहर का सामान खरीदेंगे कैसे, और दूसरा रेट इतने कम हो गए कि यहाँ से एक्सपोर्ट होना भी बंद हो गया, तो दोनों हाफ हो गए। एंड इंटरनेशनल प्राइस क्रैश, प्राइस ऑफ इंडिया ऑल्सो प्लस बिटवीन 1920 and 34। वीट प्राइस ऑफ इंडिया फेल 50%। ये रेट से एक बार देख लेना, वीट के प्राइस 50% तक गिर गए थे यहाँ। सेकेंड और एग्जाम्पल दिए, देखिए, peasant and farmers suffered more and urban dwellers through agricultural price fell sharply. The colonial government refused to reduce revenue demand. Peasant producing for the world market were worst effect. World market का मतलब यहाँ कैश क्रॉप की बात हो रही है बेटा, जो कॉटन, इंडिको या और चीजें, ऐसी चीजें ग्रो करते थे जो सीधा यूरोप सेल होती थी, राइट। तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद हो गया था, ठीक है। और यहाँ ऊपर एक और दिया है कि अर्बन डवेलर यानी सिटी से ज्यादा पीजेंट फार्मर ज्यादा इफेक्टेड थे। देखिए, कंसिडर जूट प्रोडक्शन ऑफ बंगाल। दूसरा एग्जांपल है जूट का दिया है, वीट के बाद। दे ग्रू रॉ जूट दैट वाज प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज टू फॉर एक्सपोर्ट द फॉर्म ऑफ गनी बैग, बट एज गनी एक्सपोर्ट कोलैप्स द प्राइस ऑफ रॉ जूट क्रैश मोर देन 60%। तो वीट 50% और जूट का जो है रेट वो 60% से नीचे चला गया। पीजेंट हु बोरोड इन द होप ऑफ बेटर टाइम और इंक्रीज आउटपुट इन द होप ऑफ हायर इनकम फेस एवर लोअर प्राइस एंड फैल डीपर एंड डीपर इनटू डेप्थ। दिस इज बंगाल जूट ग्रोअर्स लेमेंट। तो ये उनका एक प्रकार से कहते हैं अफसोस था, और कहीं ना कहीं वो कर्जे में डूब गए। बहुत लोग उसमें हम कहते हैं लंबे टाइम तक इससे सफर हुए। नीचे एक लाइन्स दी हैं बेटा, ग्रो मोर जूट ब्रदर्स विद द होप ऑफ ग्रेट कैश। ये जूट प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ कुछ लाइन्स दी थी उस टाइम। कॉस्ट एंड डेप्थ ऑफ जूट विल मेक यू होप्स गेट डैश, यानी आप जूट उगाएंगे तो आपका कर्जा वगैरह सब खत्म हो जाएगा। When you have spent all your money and got the crop off the ground, पैसा लगा कर जब क्रॉप निकालेंगे, traders sitting at home will pay only ₹5 a मन। यानी मन मीन्स मन होता है बेटा ये, और 5 मन मीन्स यानी 20 kg के आसपास, ठीक है। मन 40 होता, सॉरी, ₹5 पर मन, तो 40 kg, सॉरी मन है ये, मैं दड़ी सोदा, तो जो यानी 40 kg का जो है उसके ₹5 देंगे। तो ये उसका कमेंट है बेटा कि उसको बहुत उनको मोटिवेट किया गया था, पर लास्ट में कह रहा है कि जो आपके ट्रेडर्स आपके घर बैठेंगे जो ₹5 40 kg जूट के सिर्फ ₹5 आपको प्रोवाइड करेंगे। अक्रॉस इंडिया पीजेंट्स इंडेप्टनेस इंक्रीज। अब हम बात करते हैं पीजेंट का इंडेप्टनेस इंक्रीज हुआ, लोग कर्जे में ज्यादा चले गए एंड दे यूज ऑफ देयर सेविंग। अब देखिए यहाँ से थोड़ा अलग स्टोरी है बेटा कि इंडिया से जब डिप्रेशन इंडिया में आया और फार्मर्स हिट हुए, तो इंडिया से अब रेवेन्यू की जगह गोल्ड सिल्वर गया, और ये रेवेन्यू सीधा कहाँ गया? ब्रिटेन। और ब्रिटेन कहीं ना कहीं इसी चीज से बहुत बड़ी रिकवरी की, और उससे अपना जितना भी कर्जा था वो उससे इसी गोल्ड के रूप में यूज को चुकाया उसने, और बहुत जल्दी वो इस डिप्रेशन से बाहर आया। देखो, द यूज ऑफ देयर सेविंग मोर्टाज लैंड, उन्होंने अपनी सेविंग या अपनी जो जमीन थी मोर्टाज लैंड, वो sold whatever jewelry and precious metal that had to meet their expenses. In these depression years, India became an exporter of precious metal. इसको नोट करें ना, तो यहाँ से precious यानी वही सोना चांदी, इन मेटल्स का बड़ा एक्सपोर्टर हो गया इंडिया, क्योंकि लोगों ने अपनी जमीन, हमारे यहाँ जमीन को माँ के बराबर माना गया। तो लोग, अगर आपकी क्रॉप नहीं है, पैसा नहीं है, आपका क्रॉप सेल नहीं, तो लोगों ने सोना चांदी देकर अपना रेवेन्यू चुकाया, ठीक है। नोटेड बाय गोल्ड एंड द फेमस इकोनॉमिक्स जॉन मैरी कैनरी, प्लीज इसका नाम नोट करना, कई बार पूछा भी गया, थॉट दैट इंडिया गोल्ड एक्सपोर्ट प्रोमोटेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। पूरे ग्लोबल रिकवरी के लिए कहने के इंडिया का जो गोल्ड एक्सपोर्ट है उसने बहुत अच्छा काम किया, एंड दे सर्टेनली हेल्प स्पीड अप ब्रिटेन रिकवरी, और सबसे पहले ब्रिटेन को रिकवरी मिली। यही गोल्ड बेटा यूएस गया तो वहां भी उसको बेनिफिट हुआ उसका, राइट, बट डिड लिटिल फॉर इंडियन पीजेंट, बट इससे इंडियन पीजेंट का कोई भला नहीं हो पाया। Rural India was thus seething with unrest when Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement at the height of the depression 1991। और इसी क्रुशियल समय का फायदा उठा के गांधी जी ने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो रूरल एरियाज में इसी मूवमेंट के टाइम लोगों ने ब्रिटिश का बड़ा अपोज भी किया, ठीक है। तो यहाँ मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। आगे देखिए, द डिप्रेशन प्रूव लेस ग्रीम। अब यहाँ थोड़ा देखिए अर्बन वालों के बारे में दिया है, सिटीज में, तो उनके लिए
लेस ग्रिम, उनके लिए ज़्यादा दुखी वाली कंडीशन थी, उनके लिए अच्छा टाइम था. बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइस दोज विद फिक्स इनकम से टाउन dwellers एंड लैंडलॉर्ड्स who receive rent and middle class salary employed now found themselves better off. उनके लिए काफ़ी अच्छी कंडीशन, क्योंकि रेट नीचे हो गए थे, चीज़ें सस्ती हो गई थी, और मेनली इसमें सैलरी वाले पर्सन या रेंट वाले पर्सन, इनके लिए बहुत अच्छा टाइम था ये. Everything cost less. Industrial investment also grew at the government extend tariff protection to industry under the pressure of Nestle's opinion. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं ग्रू हुआ इस टाइम, सब चीज़ सस्ती थी. एंड गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट ने टैक्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिससे इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ फायदा भी मिला था. ठीक है बेटा, यहाँ ये आपका टॉपिक ओवर होता है. नेक्स्ट 8th पार्ट में मिलेंगे बाद में. थैंक यू.